नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को करेंगे। हमने पिछले 3 सेट में आपको आंसर्स नहीं बताए थे, लेकिन अब से हम आपको इस सेट से आंसर सारे सब्जेक्ट्स में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 में हमारा सबसे पहला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन और सी जाकिर हुसैन और डी वीवी गिरी। तो इन चारों में सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू थे, वह अपने पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ चलिए अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, सी 1890 या फिर डी 1905। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1887 में, 1890 में या फिर 1905 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा 1885। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए कमेंट सेक्शन में, गदर पार्टी की स्थापना है वह कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा गदर मूवी देखकर कि हाँ चलो गदर पार्टी है तो गदर पार्टी का स्थापना भारत में हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। गदर पार्टी का जो स्थापना है वह अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, द्रविड़ आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? द्रविड़ आंदोलन जो है वह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? द्रविड़ आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। तो मैं बता दूं, जो द्रविड़ आंदोलन है वह आपका जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। द्रविड़ आंदोलन जो है वह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? बताइए भारतीय संसद में राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद का अंग या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा संसद का अंग। भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति है वह संसद का अंग होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो हमारा अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री या डी RBI। इन चारों में से किसके द्वारा है जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होने वाला है वित्त मंत्री के द्वारा। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
बताइए कमेंट सेक्शन में कि राज्यसभा की अंतिम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 260 या फिर ऑप्शन डी 275। तो जो राज्यसभा की अंतिम संख्या है वह कितनी हो सकती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 250 होगा। 250 के करीब अपना जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है। अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है अगला सवाल हमारा। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी 356, सी 360 या फिर डी 370। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 में वर्णित है। कौन सा, तो 352 बच्चों 352 में, ठीक है। कौन सा, 352 नंबर जो आर्टिकल है अनुच्छेद 352 उसमें वर्णित है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1945 या फिर डी 1947 में। तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा बहुत मज़ेदार है। यह शायद आप सभी बता सकते हो, इसका जवाब सभी को पता होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी प्रेमलता अग्रवाल या फिर डी अरुणिमा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं बता दूं इसका सही उत्तर अब क्या होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर है वह बछेंद्री पाल होगा। बछेंद्री पाल जो थी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला सवाल देखते हैं। अब बिहार जीके में एंटर कर गए हैं हम। बिहार जीके 11 से लेकर 20 सवाल होंगे इसमें भी। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन या फिर ऑप्शन डी गंडक। तो इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन ए गंगा जो है बिहार की सबसे लंबी नदी है बच्चों। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1919 या फिर डी 1920 में। इन चारों में से किस वर्ष में अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह था वह 1917 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार का राजकीय पशु के बारे में पूछा गया। बताइए बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का राजकीय पशु कौन है। ऑप्शन ए हाथी, बी शेर, सी गैंडा या फिर डी बैल। तो अगर बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है। जी हाँ, बैल जो है राजकीय पशु है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए बिहार में जो राजकीय पशु जो बैल है इसको एक और नाम से जाना जाता है बिहार में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह नाम कौन सा है। अगला सवाल देखते हैं। मंदन मिश्रा का संबंध बिहार में किस जिले से है। मंदन मिश्रा का संबंध जो है बिहार में किस जिले से है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी गया, सी सहरसा या डी सासाराम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मंदन मिश्रा का जो संबंध है बिहार के किस जिले से है। ऑप्शन ए मुंगेर, बी गया, सी सहरसा, डी सासाराम। तो इसका जो सही उत्तर है वह होने वाला है आपका सहरसा। बिहार के सहरसा में जो है मदन मिश्रा का संबंध बिहार के सहरसा जिले से है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा, जिसमें मैंने बताया सहरसा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा सहरसा जिले से जो है मदन मिश्रा का संबंध है। अगला सवाल, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था।
पाटलिपुत्र बताइए किस नदी के किनारे बसा था। ऑप्शन ए आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए गंगा, बी कोसी, सी सरयू या फिर डी यमुना। तो जो पाटलिपुत्रा है वह किस नदी के किनारे बसा था, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों गंगा नदी के किनारे जो था पाटलिपुत्र बसा हुआ था। पाटलिपुत्र जो नगर है वह गंगा नदी के किनारे बसा था। अगला सवाल देखते हैं। कुंवर सिंह, देखिए कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे। कुंवर सिंह जो है वह किस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी 1857 का विद्रोह, सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी चंपारण सत्याग्रह। इन चारों में क्या उत्तर सही होगा। कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये बात कर लेते हैं कि कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे। तो जो कुंवर सिंह जो थे वह 1857 का विद्रोह से जुड़े थे बच्चों। 1857 का विद्रोह से कुंवर सिंह जुड़े हुए थे। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अब बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए रोहतास, बी मुजफ्फरपुर, सी कैमूर और डी गया। तो इसका जो सही उत्तर है बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो बिहार के रोहतास जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। इसके साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी के साथ अगले सवाल में बढ़ते हैं। बिहार में 12वीं शताब्दी का किला कहाँ है। बिहार में 12वीं शताब्दी का किला कहाँ है। ऑप्शन ए रोहतासगढ़ किला, बी विक्रमशिला, सी मुंगेर किला या फिर डी नालंदा। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का में जो है 12वीं शताब्दी का किला है वह कौन सा किला है, चाहे वो रोहतासगढ़ किला है, विक्रमशिला है, मुंगेर किला या फिर नालंदा। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल, बिहार में कांवड़ झील कहाँ है। बिहार में कांवर झील जो है वह कहाँ है। ऑप्शन है बेगूसराय, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी मुंगेर। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा। बिहार में कांवर झील जो है वह कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बिहार में जो कांवर झील है वह बेगूसराय में होगा। बेगूसराय में बिहार का कांवर झील है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ था। नया में। इसका जवाब भी आप मुझे दीजिएगा। ऑप्शन ए 2005, बी 14, सी 2008 या फिर डी 2010। इन चारों में से किस साल में जो है बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास हुआ था। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अब बढ़ते हैं पेडागोगी की ओर। पेडागोगी में देखिए बच्चे खाली स्लेट हैं किसने कहा। बच्चे खाली स्लेट हैं किसने कहा। ऑप्शन ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी पियाजे, डी वाइगोत्स्की। इन चारों में से किसने कहा था कि बच्चे खाली स्लेट हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह जॉन लॉक है। जॉन लॉक के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि बच्चे खाली स्लेट हैं। किसके द्वारा बच्चों, तो यह जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, जॉन लॉक के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था कि बच्चे खाली स्लेट हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास किस दृष्टिकोण से संबंधित है। शिक्षा का उद्देश्य जो है वह सर्वांगीण विकास जो है किस दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी व्यवहारवाद, सी नैसर्गिकवाद या फिर डी परंपरावाद। इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सर्वांगीण विकास किस दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ट्रायल एंड एरर किसका सिद्धांत जो है वह किसका है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पियाजे या फिर डी बंडूरा। जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है वह किसका है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पियाजे या डी बंडूरा।
तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक का है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, गुना और भाग की समझ किस स्तर पर विकसित होती है? गुना और भाग की समझ जो है वह किस स्तर पर विकसित होती है? ऑप्शन ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बी प्री ऑपरेशनल, सी सेंसरी मोटर या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल। इन चारों में कौन सा उत्तर सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु या फिर डी स्किनर। इन चारों में से कौन है जो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रूसो है। रूसो जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक है। अगला सवाल देखते हैं। बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा किसने सुझाई? बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा है वह किसने सुझाई? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी ब्रूनर, सी वाइगोत्स्की या फिर डी पियाजे। इन चारों में से किसने सुझाई कि बच्चों के लिए खेल जो है वह आधारित शिक्षा है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए होगा। फ्रोबेल के द्वारा सुझाई गई थी कि बच्चों के लिए खेल जो है आधारित शिक्षा है। अगला सवाल पर देखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे में कब आती है? इसका भी जवाब आप मुझे दीजिएगा कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे में कब आती है। ऑप्शन ए जब वह स्वयं रुचि लें, बी जब दंड दिया जाए, सी जब पुरस्कार दिया जाए या फिर डी जब अनुशासन सिखाया जाए। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे में कब आती है इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, बी शिक्षण कौशल विकसित करना, सी बच्चों की संख्या कम करना या फिर डी कक्षा को नियंत्रण करना। तो इसका जो सही उत्तर है वह जो है माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो वह है शिक्षण कौशल को विकसित करना। जी हाँ, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है, शिक्षण कौशल को विकसित करना। अगला सवाल देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि सीसीई किस कक्षा तक लागू था? सीसीई जो है वह किस कक्षा तक लागू था? ऑप्शन ए 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं या फिर डी स्नातक। तो जो सतत और समग्र मूल्यांकन है सीसीई जो है वह 10वीं कक्षा तक लागू था बच्चों। 10वीं कक्षा तक जो है सीसीई लागू था। अगला सवाल देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण, बी बुद्धि परीक्षण, सी अध्यापन तकनीक या फिर डी परीक्षा प्रणाली। तो इन चारों में ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी से संबंधित है बच्चों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर में यहाँ देखिए, करंट अफेयर का सबसे पहला सवाल, 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रो, बी जो बाइडेन, सी पुतिन या डी अबे। तो जो 2024 में गणतंत्र दिवस के पहले जो मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट थे वह थे इमैनुअल मैक्रो जो थे वह 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल देखते हैं। 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग WPL किसने जीती? 2023 में वुमेंस प्रीमियर लीग जो है WPL किसने जीती? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी यूपी वॉरियर्स या फिर डी RCB।
तो जो 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग जो है WPL किसने जीती, तो वह मुंबई इंडियंस के द्वारा जीती गई है। अगला सवाल देखते हैं। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे मिला? ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी, बी मलाला यूसुफजई, सी कोफी अन्नान या फिर डी ग्रेटा थनबर्ग। तो जो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार है वह नरगिस मोहम्मदी को मिला। नरगिस मोहम्मदी को जो है 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अगला सवाल देखते हैं। 2023 का भारत का पहला सौर मिशन कौन सा? 2023 का भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? ऑप्शन ए आदित्य L1, बी मंगलयान 2, सी सूर्ययान या फिर डी अंतरिक्ष 1। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा जो भारत का पहला सौर मिशन 2023 में था? तब इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है आदित्य L1। कौन सा बच्चों? तो आदित्य L1 जो है वह भारत का पहला सौर मिशन था 2023 में। अगला सवाल देखते हैं। 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? देखिए अच्छा उम्दा सवाल है कि 2023 में किसने की? G20 देश जो G20 की अध्यक्षता है वह किस देश ने की थी? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2023 में G20 की अध्यक्षता जो है किस देश ने की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 2023 में बेस्ट फीफा प्लेयर किसे चुना गया? 2023 में बेस्ट फीफा प्लेयर जो है वह किसे चुना गया? ऑप्शन ए मेसी, बी रोनाल्डो, सी नेमार या फिर डी एम्बाप्पे। इन चारों में किसे जो था 2023 में बेस्ट फीफा प्लेयर चुना गया? तो वह मेसी को चुना गया। जी हाँ, मेसी को जो है बेस्ट फीफा प्लेयर चुना गया 2023 में। अगला सवाल देखते हैं। 2023 में किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। तो जो 2023 में किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया? तो वह था हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा ने 2023 में भारतीय राज्य जो है हरियाणा वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन? 2024 में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन? ऑप्शन ए स्कॉट मॉरिसन, बी एंथनी एल्बनीज, सी टोनी एबट या फिर डी केविन रूड। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा जो 2024 में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है? तो इसका सही उत्तर है एंथनी एल्बनीज जो हैं वह 2024 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI किस संस्था ने विकसित की? ऑप्शन ए RBI, बी NPCI, सी SBI या फिर डी नीति आयोग। इन चारों में से किसने है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की स्थापना की? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि UPI किस संस्था ने विकसित की। आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग हर दिन UPI यूज़ करते हो, तो बिल्कुल जानते होंगे कि किसने आखिर UPI किस संस्था ने विकसित किया। अगला सवाल देख लेते हैं। 2024 का ग्रैमी अवार्ड बेस्ट सॉन्ग किसे मिला? ऑप्शन ए टेलर स्विफ्ट, बी अडेल, सी सेलेना गोमेज या फिर डी बिली आइलिश। इसका सही उत्तर 2024 का ग्रैमी अवार्ड बेस्ट सॉन्ग किसे मिला? तो वह मिला बिली आइलिश को। बिली आइलिश को जो है 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला बेस्ट सॉन्ग का। चलिए अगला सवाल अब एक्स्ट्रा जीके से घुस जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबसे सटीक जवाब दीजिए।
ऑप्शन ए तोता, बी मोर, सी हंस या फिर डी बुलबुल। इन चारों में से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, किसे भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नेहरू या डी पटेल। तो इन चारों में से किसे जो है भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य एवं पत्रकारिता, बी खेल, सी विज्ञान और डी चिकित्सा। तो इन चारों में जो सही उत्तर है साहित्य एवं पत्रकारिता में देखिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। अगला सवाल, रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? ऑप्शन ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी सूरदास। रामायण किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी या फिर सूरदास ने लिखी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह वाल्मीकि जी के द्वारा है कि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण को लिखी है। अगला सवाल, ये मैं बता दूं कि लिख दूं वाल्मीकि जी ने, किसने लिखी है बच्चों? तो ये वाल्मीकि आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, सी कुंचिकल फॉल्स, सी दूधसागर या फिर डी बारह पानी। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है? तो वह कुंचिकल जलप्रपात जो है, जो कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले सवाल की ओर, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है बच्चों? ऑपरेशन ग्रीन जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्याज, आलू, टमाटर, बी गेहूं, सी धान या फिर डी दालें। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा बताइए कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्याज, आलू, टमाटर, बी गेहूं, सी धान या फिर डी दालें। तो मैं इसका सही जवाब दे दूं, जो ऑपरेशन ग्रीन है वह ऑप्शन ए प्याज, आलू, टमाटर से संबंधित है बच्चों। प्याज, आलू और टमाटर से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। अगला सवाल, विश्व धरोहर स्थल ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए, बच्चों को पता है यह सवाल। ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या डी पटना। विश्व धरोहर स्थल जो है ताजमहल वह कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? इंटरनेट का जनक जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विंटन सर्फ, बी बिल गेट्स, सी चार्ल्स बेबेज या डी टिम बर्नर्स-ली। बताइए इंटरनेट का जनक है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विंटन सर्फ, बी बिल गेट्स, सी चार्ल्स बेबेज और डी टिम बर्नर्स-ली। तो जो इंटरनेट का जनक है वह विंटन सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए को कहा जाता है इंटरनेट का जनक, यानी कि विंटन सर्फ को। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश या डी ऊर्जा। लाइट ईयर किसकी इकाई है? बात करें यूनिट ऑफ लाइट ईयर, तो यूनिट ऑफ लाइट ईयर होगा दूरी का, डिस्टेंस का इकाई जो है वह लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का इकाई है। किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस का, दूरी का इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी जो है लाइट ईयर वह दूरी का इकाई है। अगला सवाल देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? डबल फॉल्ट शब्द है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल या डी हॉकी। इन चारों में से बताइए कौन सा खेल है जिससे डबल फॉल्ट शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है? तो जो मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो है टेनिस से जो है डबल फॉल्ट शब्द जुड़ा हुआ है। किससे बच्चों? तो टेनिस से जो है वह डबल फॉल्ट शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको आज का क्लास देखिए बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने पिछले 3 क्लासेस में जो है
आपको आंसर्स नहीं बता रहा था, लेकिन इस क्लास से प्रैक्टिस सेट 4 से मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बता रहा हूँ। तो आपको क्लासेस मज़ेदार लगे होंगे कि हाँ सर हमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता रहे हैं क्वेश्चन पूछने के बाद। तो अगर आपको यह क्लासेस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी क्लासेस चलती हैं उसकी रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सके, और साथ साथ जो भी न्यू वैकेंसी आती है जिस किसी फील्ड में, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो अगर आपको यह क्लास मज़ेदार लगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।